दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्री पे। आज हम एलटीपी 7 ऑफ डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए एलटीपी में कैसा रहेगा, एलटीपी यानी लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम्स। तो हम एलटीपी 7 का मतलब 7th नंबर की एलटीपी, उसमें जैसे कि एलटीपी 7 अगर डिटरमिनेंट की है तो एलटीपी डिटरमिनेंट की वैसी जरूरी नहीं है। एलटीपी के नंबर्स आएंगे थ्रू आउट कंसेक्यूटिव टर्म्स में, बट चैप्टर रैंडम हो सकते हैं। आपको बस एलटीपी को फॉलो करते जाना है, जितना मैं पढ़ाते जाऊं उतना पढ़ते जाना, और हो सके तो उससे आगे भी बढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम हमारे सम पे आते हैं। तो देखिए एलटीपी 7 का जो डिटरमिनेंट के रिलेटेड फर्स्ट सम है वो ये है, इफ x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 x+a x+b x+c is equal to 0, then ABC आर इन व्हाट। देखिए ये सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज नथिंग अबाउट x, यानी इस सम में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, यानी इस सवाल का x से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसमें हमें किसके बारे में बात करनी है, किन की कहानी की बात है, ये a b और c। तो जैसे देखिए x के साथ नंबर थे, यहां जैसे यहां पे भी नंबर, तो बस ये भी कोई नंबर होंगे, पर वो नंबर कैसे हैं, बरोबर। हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो किस में है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे, और देखिए ये डिटरमिनेंट क्या दिया, इज इक्वल टू 0, क्या नहीं, या तो 2 रो 2 कॉलम होगी तो 0 हो जाएगा, या तो हम जब इसको एक्सपांड करेंगे तो एबीसी के बीच में कोई रिलेशन मिलेगा। ये 2 चीजें हो सकती है। तो देखो एक्सपांड हम लोगों ने सीखा है कि अगर डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट एक्सपांड करने जाते हैं तो माहौल जरा बिगड़ जाते हैं, तो हमें माहौल तो बिगाड़ना है नहीं। तो माहौल जब हमें बिगाड़ना नहीं है तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके जितने ज्यादा एलिमेंट्स जिस कॉलम या जिस रो से हम एक्सपांड करने वाले उसके जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एलिमेंट 0 बनाएंगे। जब 0 बना देंगे तो गिनती हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अयो तू x है तो बड़ा गंदा है, x हट जा, फिर इधर भी x है इधर भी x है, और हमें सिंपल बात की एबीसी के बारे में, यानी जिस रो या कॉलम से हम एक्सपांड कर रहे हैं वहां पे सिंपल ए या बी और सी हो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए सवाल में ही हिंट है, यानी आपको बस डिग डीपर करना होता है। तो चलिए हम आते हैं इस सवाल पे। तो देखिए x चला जाए तो मैं क्या जुगाड़ लगा रहा हूं, मैं कर रहा हूं रो 1 पे प्रोसेस। क्या प्रोसेस कर रहा हूं, रो 1 में से रो 2 घटा दूं। अब बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा तो सोचो। अगर मैं रो 1 में से रो 2 घटा दूंगा तो चलो नंबर की बात तो चलो मान लिए है नहीं है, बट एक चीज तो देखो आप, अगर जब मैं ये करूंगा तो सिंपली क्या होगा कि ये x है हर रो में, ये फर्स्ट रो में, वो सब तो कट जाएंगे। तो चलो ये तो करके देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा x, देखिए मैं लिखता हूं x+1। अब देखो जो नीचे वाली रो तो सब्सट्रैक्ट यानी -x, अब देखिए सब्सट्रैक्ट यानी -x -2 तो क्या, तो देखिए 1 -2 ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए फिर x, अब देखो x+2 x -3, x से x कट गया 2 -3 -1, फिर देखिए x से x कट गया a -b, ये हो जाएगा a -b। अब देखिए x+2 x+3 और ये हुआ x+3 x+4 x+b और x+c बराबर 0। हमें तो दिया ही हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं लगभग समझिए एबीसी में एक्सपांड करना है तो मैं क्या करता हूं, ये वाले से इसको घटा देता हूं तो भी कुछ होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, रो 3rd पे प्रोसेस करता हूं, 3rd रो पे प्रोसेस करता हूं। मैंने आपको हिंट क्या दी थी कि मुझे सिर्फ एबीसी के बारे में बात करनी है, तो जब मैं आगे एक्सपांड करने जाऊं तो मुझे सिंपल एबीसी मिले तो मेरे लिए आसान होगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, तो कर क्यों रहा हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ तो दोस्तों, तो अब हम लोग मैं क्या बता रहा था आपको कि मुझे सिंपल एबीसी के बारे में बात कर रही है। तो देखो अगर मेरे को सिंपली जिस टर्म के अलोंग में एक्सपांड करने वाला अगर वो सिंपल एबीसी हो तो मेरे लिए गिनती करना आसान हो जाएगा। तो चलो देखिए, तो रो 3 के ऊपर मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं, रो 3 के ऊपर रो 3 में से अगर मैं रो 2 सब्सट्रैक्ट करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 a -b, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई प्रोसेस की नहीं तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। देखिए x+2 x+3 x+b, अब ये हो जाएगा x+3 x+4, उसमें से देखिए x+3 में से x+2 जाएगा तो देखिए x तो गया और 3 -2 1, और वैसे x से x गया 4 -3 ये 1 हो जाएगा। देखिए नहीं समझे तो आप देखिए R3 -R2, R3 में से R2 यानी x+4 में से -R2 यानी इसका ऊपर वाला एलिमेंट, तो x+3, तो देखिए x+4 माइनस अंदर चला गया तो -x -3
एक्स एक्स क्या 4 माइनस 3 1, तो इस हिसाब से 1। अब देखिए x प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए ये हो जाएगा बी सी माइनस बी, ये हो जाएगा सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये जो रो है इसको अगर मैं रो 1, ये जो थर्ड रो है उसको अगर मैं फर्स्ट रो से जोड़ दूंगा तो देखिए ये अपने आप 0 हो जाएगा। और यही तो हमारा लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य क्या होता है, डिटरमिनेंट में कभी भी कुछ प्रूव करने निकले या किसी चीज के बारे में बात करें तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आप उसको प्रूव करने निकलेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। देखिए इधर बात क्या की थी, ABC आर इन, यानी हमारे लिए बात सिर्फ ABC की गई थी। मैं इसको डायरेक्ट एक्सपांड करता तो डायरेक्ट एक्सपांड करता ना तो x प्लस 1 के अलॉन्ग जब इन दोनों का और इन दोनों का गुणा होता फिर जो वैल्यू आती वो बहुत बड़ी वैल्यू आती, फिर इधर फिर से भी और इधर से भी, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो भी राइट होती बट बहुत बड़ी वैल्यू आती और उसका कोई मैथमेटिकल उद्घाटन करने, उसका कोई उद्घाटन करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो अच्छा ये होता है कि हम हमारे दिमाग से इंटेलेक्चुअल सोचें कि कम से कम स्टेप कौन से लगाएं कि जिससे मेरे लिए आगे गिनतियां आसान हो सके। यानी शुरुआती पत्थर में कहां मारूं कि सब कुछ टूट जाए, पूरा महल टूट जाए, यानी आपको सबसे कमजोर नस पे अटैक करना होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक्सपांड करने जाते तो ये आपके लिए कड़वा हो जाता, थोड़ा टफ हो जाता। बट अगर आप प्रॉपर्टी लगा के एक्सपांड करेंगे ना तो आपके लिए आसान होगा। देखिए कैसे, अब देखिए मैंने पहली प्रॉपर्टी लगाई तो देखिए आपको ये मोमेंट दिख गया कि वाह क्या सीन है। तो देखिए ये सीन हो गया। अब देखो मैं एक और सीन क्रिएट कर रहा हूं, देखना मैं क्या सीन क्रिएट करने वाला हूं। अब मैं फिर से प्रोसेस करूंगा रो 1 पे, मैं रो 1 पे प्रोसेस करूंगा। क्या प्रोसेस करूंगा, रो 1 पे मैं रो 3 ऐड कर दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, a माइनस बी प्लस सी माइनस बी, तो हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b, तो हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b, ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b, 1 1 c माइनस b इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम यहां पे आते हैं तो अब देखिए 0 0 0, तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए सवाल को गिनना। क्योंकि देखिए अब जब हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो ये एलिमेंट तो 0 ही है, तो 0 के साथ एलिमेंट के साथ जो भी उसका माइनर मैट्रिक वो डिटरमिनेंट आएगा वो तो 0 ही होने वाला है। इसके साथ जो इसका माइनर मैट्रिक डिटरमिनेंट आएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा उसकी वजह से मुझे सिर्फ इसके अलॉन्ग एक्सपांड करना रहेगा और मेरे लिए गिनती करना कंपैरेटिव इजी रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए एक्सपांडिंग अलॉन्ग, पहले ये लिख देता हूं, एक्सपांडिंग रो 1, मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूं। आप रो 2 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, रो 3 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलॉन्ग, कॉलम 2 के अलॉन्ग, कॉलम 3 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। बट नॉर्मल प्रैक्टिस है रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं। और नॉर्मल मेथड ये होती है कि जिसके भी अलॉन्ग आप एक्सपांड कर रहे हो उसके मेंबर जितने ज्यादा 0 मेंबर हो, उसमें जितने एलिमेंट ज्यादा 0 हो उतना आपके लिए गिनती आसान होती है, जितने नंबर्स हो उतना आपके लिए आसान होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को लेके आप एक्सपांड करेंगे तो खिचड़ी और बड़ी खिचड़ी बने, खिचड़ी भी नहीं बोलो गुच्छम बन जाएगा। चलिए तो एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो 1, तो देखिए ये तो 0 ये 0, इसकी बात करो। अब इधर देखते हो a प्लस सी माइनस 2b और x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, x प्लस 2, देखिए इसका जो माइनर डिटरमिनेंट था देखो x प्लस 2, फिर ये देखिए ये अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि देखिए इसकी निशानी बदल दी जाती है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए a प्लस सी माइनस 2b, देखिए x माइनस एक्स कटिए और ये आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस 1 तो वहां जाके वैसे ही हो जाएगा, तो a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। अब ये देखिए ये जो चीज आई ना ये क्या दर्शाती है, कहानी कहती है, ये जो आंसर है डिटरमिनेंट का है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये प्रोग्रेशन का है। अब प्रोग्रेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट, हम लोग क्लास 10th में अगर जाते हैं तो क्लास 10th में हम लोगों ने चैप्टर सीखा था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो बात कही गई थी, क्या अगर कोई चीज पैटर्न में हो रही है यानी संख्या अगर बढ़ रही है तो एक खास दर से बढ़ रही है, अगर घट रही है तो वो एक खास दर से घट रही है, तो वो समांतर श्रेणी में। तो बस यही चीज इसको बोलते हैं, क्लास 11th में यही चैप्टर है जो हमारा चैप्टर नंबर 9 थे बरोबर, श्रेणी और माध्य। उस चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। देखिए अगर 3 नंबर है, जैसे कि देखिए ये देखो a b और c, ये 3 नंबर थे, ये अगर समांतर श्रेणी में थे तो मैं बोल सकता था, क्या मैं कह सकता, देखिए ये जो b आया, b कैसे आया,
बी आया, बी कैसे आया, ए में डी जोड़ा, और सी कैसे आया, रुकिए जस्ट अ मोमेंट, बी कैसे आया, ए बी सी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। देखिए कैसे, हाँ देखिए ना, बी कैसे आया, बी कैसे आया, ए में मैंने डी जोड़ा, और डी सी कैसे आया, सी कैसे आया, बी में मैंने डी जोड़ा तो सी आया। देखिए बी आया जब मैंने ए में डी जोड़, ए में डिफरेंस जोड़ने के बाद बी आता है, और वैसे ही बी में जब मैं डिफरेंस जोड़ूंगा तब मेरे पास सी आएगा। अगर मैं 2b करता हूं, देखिए ए प्लस सी करता हूं, देखिए अगर यहां से देखिए ए प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड दिया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, क्या है, इसको मैं जरा लेंथी कर रहा हूं बट इसकी एक शॉर्ट मेथड भी है, बट चलिए कॉन्सेप्चुअल बात है तो अपने कर ही लेते हैं। ए प्लस सी की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, ए इज इक्वल टू, इधर से मैं लिखता हूं, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी माइनस डी, और सी क्या आएगा, बी प्लस डी। तो ए प्लस सी यानी देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी, तो देखिए ए क्या था, बी माइनस डी, और सी क्या था, बी प्लस डी। देखिए प्लस डी माइनस डी गया और यहां आया 2b, तो देखिए ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो ये समांतर माध्य हुआ, यानी ए बी और 2b, ये देखो समांतर माध्य है, 2b इनका समांतर माध्य तभी हो सकता है जब ये तीनों समांतर श्रेणी में हो, यानी ए बी सी आर इन लीनियर प्रोग्रेशन। ये तब ही हो सकता है। तो देखिए सवाल डिटरमिनेंट की था, कॉन्सेप्ट लगा किसका, प्रोग्रेशन का। यानी ये समझिए आप क्लास 11th के मैथमेटिक्स, क्लास 12th के मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो इंटर रिलेट हो सकते हैं। यानी आप ट्रिग्नोमेट्री सीखे हो तो ट्रिग्नोमेट्री सीख ले, उसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 11th में आके खत्म हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री के ही कॉन्सेप्ट क्लास 12th में कैलकुलस में भी लग सकते हैं, क्लास 12th में डिटरमिनेंट में भी लग सकते हैं। जाने ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी चीजें इंटर रिलेटेड होने वाली, तो 11th का, और इसके लिए कहते हैं सर लोग आपको ध्यान से कि क्लास 11th के मैथ्स में भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बेस है। अगर आपका बेस कमजोर है तो आपकी इमारत कभी अच्छी नहीं बन सकती। इसके लिए हमें हर पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। चलिए ये सवाल आप उतार लीजिए। तो दोस्तों एलटीपी का जो नेक्स्ट सम है, देखिए उसमें दिया क्या गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मैथ्स के बारे में जरा बात कर लो सवाल चलाने से पहले। इट्स काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। देखिए चीज़ को सोचा कैसे जाता है और चीज़ की रैशनैलिटी क्या होती है, उस चीज़ के बारे में अगर कोई सब्जेक्ट जो खुल के बात करता हो, बहुत बात करता हो, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक चीज़ का एक ही आंसर पूछो, इतना एक्यूरेट है कि कोई बात ही मत करो। हाँ अप्रोचेस बहुत हो सकती हैं बट आंसर सेम रहता है। तो साइंस सब्जेक्ट में और ह्यूमैनिटी में यही फर्क होता है। ह्यूमैनिटी में डिफरेंट आंसर राइट हो सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट, मेरा व्यू पॉइंट, कईयों का व्यू पॉइंट सेम हो सकता है, बट इन साइंस व्यू पॉइंट डजेंट मैटर, योर आंसर मैटर्स, कि तुम क्या आंसर दे रहे हो। और यही ब्यूटी है साइंस के सब्जेक्ट्स की कि इसमें आपके पास एक टिप टॉप पॉइंट होता है और उसी मेथोडोलॉजी से या उस मेथोडोलॉजी से आपको जो आंसर मिलता है वही आंसर राइट होता है। आप किसी और मेथोडोलॉजी से आंसर ला रहे हो, अगर आपकी मेथोडोलॉजी रॉन्ग है तो आपका आंसर भी रॉन्ग होगा। तो ये सब्जेक्ट की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो देखिए हम जब सवालों की बात कर रहे थे, डिटर्मिनेंट के जितने भी मैंने प्रीवियस में सम्स करवाए हैं, तो डिटर्मिनेंट के जो मैंने प्रीवियस में सम्स करवाए ना, उनमें डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने की होती थी, कुछ राइट हैंड साइड पे हमें प्रूव करने का होता था। तो वो सारे सम्स की पैटर्न बहुत आसान थी उसमें। जैसे कि इससे पहले का ही जो सम करा है उसमें मुझे ABC के बारे में बात की थी, बट ये सम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सम में आपको एक चीज देखने मिलेगी जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट को एक दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो देखिए ये एक नई चीज आई है जो आपको इस सवाल में समझनी है कि एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसको दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल हमें इस बार प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये सवाल आपको और भी कई महत्वपूर्ण चीजें सिखाएगा। चलिए अब हम इस सवाल पे ही आते हैं सीधे। तो देखिए आप बोलते कि सर जब भी ऐसा दिया हो तो रो को फर्स्ट रो के साथ बाकी सारी रो को ऐड कर देते हैं हम लोगों ने पिछले कई सारे प्रीवियस सम्स में यही चीजें की हैं, बट क्या इस बार भी ये प्रयोग काम करेगा? तो देखिए थिंक बिफोर यू अप्लाई। तो समझिए, सोचिए क्यों नहीं करेगा। मैंने बोला नहीं करेगा रे यार, ये तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला क्यों नहीं करेगा। तो चलिए मैंने बोल दिया क्यों नहीं करेगा, समझिए क्यों नहीं करेगा। देखिए b प्लस सी और यहां पे दिया है q प्लस आर और यहां पे दिया है y प्लस जेड। आप देख रहे हो एक किसी भी काइंड की फैमिली दिख रही है, ये अलग फैमिली है भाई, ये अलग फैमिली और ये अलग फैमिली है। क्यों? अगर मैं देखिए मैं क्या बोल रहा था, हम हमेशा प्रोसेस क्या लगा रहे थे, मैं बताता
वो कॉलम 1 के जो इतने भी रो के एलिमेंट है वो बताइए। देखो रो 1 का, रो 2 का और रो 3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पर अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। लो मैं खुद में ही आत्महत्या कर लेगा अगर आप ऐसा करेंगे। क्यों होगा, क्योंकि एक मिनट, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप सिंपल होते जाने चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स। समझिए, आपने ये स्टेप लगाया, अब आप उसके अगले स्टेप में सोचेंगे आगे तो अरे बाप रे अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्या करता हूं मैं, फिर से ये रो 1 पे प्रोसेस करता हूं, रो 2 और रो 3 घटाता हूं, लो आप फिर से वहीं आ जाओगे। यानी कभी भी अप्लाई करने से पहले सोच लीजिए। और बोले सर हमें एग्जाम टाइम पे सोचेंगे, नहीं, आप यही समझिए जब आपके पास टाइम होता है कौन सा प्रिपरेशन का, यानी जब आप 12th में आते हो तो जितने ज्यादा हो सके मैक्सिमम मैथ्स के सवाल की आप प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, न्यूरॉन्स ज्यादा इंटरकनेक्ट होंगे और जितने न्यूरॉन्स इंटरकनेक्ट ज्यादा होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और बहुत बेसिक सी चीज है, और कहा तो ये जाता है कि भूल तो सीखने का राजमार्ग है, भूल करोगे सीखते जाओगे, बस एक भूल बार बार नहीं दोहरानी है। या तो आप अपना दूसरा मूल मंत्र ये दे दीजिए कि जब मैं 12th पढ़ रहा हूं उस प्रोसेस में मैं इतनी भूलें मैथ्स में कर लूंगा कि एग्जाम टाइम आते वक्त, यानी जब एग्जाम देने जाऊंगा मुझसे कोई भूल छूटी ना हो। और जब एक भी भूल आपसे नहीं छूटेगी आप कर लोगे। भूल बस रिड्यूस करते जाना है। आप पहले होते हो ठीक, कोई भी नई चीज ट्राई करते हो तो आप जब भूल करते हो बहुत बड़ी भूलें करते हो, भूल नहीं वो महाभूल होती है। पर जब उसी चीज में दूसरी बार ट्राई करते हो तो आपसे थोड़ी कम भूल होती है, तीसरी बार ट्राई करते हो आपसे और थोड़ी कम भूल होती है। तो बस भूलें घटती जाती, फिर आप परफेक्ट होने लगते हो। तो परफेक्ट आप कभी भी फर्स्ट ट्रायल में या फर्स्ट शॉट में नहीं होते हो, ये पेशेंस की बात होती है। तो चलिए, और इस चैप्टर से हम लोग जैसे जैसे सवाल गिनेंगे हमारे धीमे धीमे हमारे दिमाग न्यूरॉन्स इंटरकनेक्ट होंगे, और जब हम पता चलेंगे तो हमें पता, ये चैप्टर जब एंड होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारे दिमाग में तो ब्रेन सेल्स बढ़ गए, यानी काइंड ऑफ हम एक्टिव, हम होशियार होते जब भी हम मैथ्स के चैप्टर्स गिनते हैं। तो आइए चलो इस सवाल पे हम आते। तो ये सवाल बड़ा आसान है, पर अगर रॉन्ग स्टेप अप्लाई कर दे तो बहुत हार्ड है। तो देखिए रॉन्ग स्टेप ही था अगर मैं रो से रो को ऐड करता। क्यों मैंने बोला, देखिए बी प्लस सी के फैमिली का जो छूटा हुआ मेंबर है, बराबर 3 तिगाड़ा बोलते तो ए होना चाहिए था, कुछ बोल दो डी होना चाहिए था, यहां पे तो दिया ही नहीं था, पर देखो यहां पे ए दिया है, यहां पे बी दिया, यानी ये वाला मेंबर इनके साथ ऐड करूंगा तो कोई सुर बनेगा, मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बस इस टाइप का कुछ गीत यहां बनेगा। तो आज तक हम लोग, आज के इतिहास में हम लोग जो करते हैं उसको हम पलट देंगे। हमने हमेशा रो के साथ रो को ऐड किया, बट इस बार हम कॉलम को ऐड करेंगे। क्यों, उसकी रैशनैलिटी आप समझ गए। क्योंकि जब मैं रो को ऐड कर रहा था तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, एको भी नहीं कर, नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। और मैथ्स का हर स्टेप आपको नॉइस से साउंड की ओर ले जाना चाहिए, ना कि थ्रू आउट मोर नॉइस की तरफ। और नॉइस क्या है, अनवांटेड साउंड, यानी वो स्टेप आप जब लेते हो आप सवाल से दूर चले जाते हो, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए इधर आते हैं। तो देखिए बाय अप्लाइंग क्या मैं कह सकता हूं, कॉलम 1 पे मैं प्रोसेस करूंगा, क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 के साथ मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर रहा हूं। तो देखिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, देखिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो देखना b 2b, c 2c, a 2a, यानी 2b प्लस 2c प्लस 2a। यानी अगर मैं 2 कॉमन निकाल तो b प्लस सी यानी मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, काइंड ऑफ ऐसा। अब ध्यान दीजिए यही साइक्लिक प्रॉपर्टी, देखो q प्लस आर है तो देखिए यहां पे क्या होगा r प्लस p, तो यहां पे अब p प्लस q होगा। वैसे देखिए y प्लस z, तो अब z के बाद आएगा z प्लस x, अब x का नंबर x प्लस y, यानी यहां पे जो पैटर्न है बस वैसी ही डिट्टो पैटर्न आएगी। यानी समझ रहे हो, मैथ्स का फर्स्ट स्टेप आपको समझ रहे हो, बस सही छोर पकड़ना है, सही छोर पकड़ोगे बस अपने आप धागा निकलता जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम इस सवाल पे आते हैं। तो क्या किया मैंने, 2 a प्लस बी प्लस सी, 2 p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, और 2 x प्लस वाई प्लस जेड। और ये आ जाएगा c प्लस ए, r प्लस p, x प्लस जेड, z प्लस x बोले x प्लस जेड, सो डजेंट मैटर, फिर a प्लस b। बट अगर सवाल में z प्लस x लिखा तो हम भी z प्लस x ही लिखते हैं। अब y क्योंकि समझिए पेपर सेटर आपका पेपर चेक कर रहा है, इधर z प्लस x, इधर x प्लस z, इधर z प्लस x, और बोले तमा जी सटक ली, ऐसा काय को लिख रहा है तू, तो हमको ऐसी हरकत नहीं करनी। p प्लस क्यू x प्लस वाई, तो देखिए हमने तो ये अप्लाई किया, 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 में अगर हम देख रहे हैं तो कॉलम 1 में 2 तो है, तो हम 2 कॉमन लेते, 2 मैंने यहां लिख दिया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, और x प्लस वाई प्लस जेड।
ये आ गया सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अगर ध्यान से देखोगे, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या मैंने कॉलम 1 में से 2 कॉमन निकाले, यानी कॉलम 1 इंटू 1/2, क्योंकि यहां पे मैं आगे की स्टेप लगूंगा, इसके लिए मैंने इसको इधर नहीं लिखा। चलिए ठीक है, अब ये समझिए 2 होना चाहिए था। देखिए पहला स्टेप तो मैंने वैसे भी कर लिया, अब समझदार समझ जाएंगे, कहने वालों को ये सारा काफी है कि बस पी ए पी और एक्स, यहाँ पे क्या बी क्यू और वाई है, तो बस आगे पीछे करते जाना है। चलिए देखिए ए पी और एक्स है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मैं क्या करता हूं सी प्लस ए, ये वाला एलिमेंट देखिए, अगर हम ध्यान से देखें ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सिंपल सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, यानी इधर देखिए यहाँ पे सब कुछ जोड़ में, ये सब कुछ जोड़ में है, तो मुझे क्या करना, काट पीट करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं। क्या अगर मैं ये रो को, ये कॉलम को इस कॉलम से घटाऊंगा तो मेरे लिए गिनती करना आसान हो जाएगा? यस, कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो चलिए मैं लगाता हूं मेरा ऑपरेशन। तो मेरा ऑपरेशन जब मैं लगा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, बाय अप्लाइंग नहीं, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, कॉलम 1। कॉलम 1 पे प्रोसेस क्या कर रहा हूं मैं, तो कॉलम 1 के ऊपर जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 जब मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो देखिए 2 इंटू, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वो तो था ही, पर मैं कॉलम 2 सब्सट्रैक्ट कर रहा था, देखिए माइनस सी प्लस ए, तो देखिए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी, ये गया और ए गया, अरे ए बी आ गया। देखिए इस सवाल में भी था, एंड हमने जो कदम लिया वो हमारे आंसर के पास ले जा रहा है, यानी हम नॉइस से साउंड पे आ रहे हैं। तो देखिए ये आ गया बी। अब ये गिनती देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर में से पी गया, आर भी गया और पी भी गया, तो खाली बचा क्यू। तो ये मैं डायरेक्ट गिनती बता रहा हूं आपको। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, तो देखिए जेड से जेड जाएगा और एक्स से एक्स जाएगा, तो बचा वाई। फिर अब देखिए क्या आया, सी प्लस ए। अब आप समझिए, कहने वाले के जज्बात को देखिए कि अगर नहीं, अभी मैं लिख ही लेता हूं, कहने वाले के जज्बात पे हम बाद में जाते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं वो डायरेक्ट स्टेप अप्लाई कर दूंगा ना तो ये काइंड ऑफ आपके लिए खिचड़ी बन जाएगी। मैं समझ रहा हूं, कभी समझ रहा है, पर श्रोतागण ना समझे तो मजा क्या, कभी की कविता पे वाह वाह ना हो तो कवि को भी अच्छा ना लगे। चलिए देखते हैं। तो सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। स्टेप बाय स्टेप हम सफलता की ओर तो जा ही रहे, बरोबर। तो अब जब हम सफलता की ओर जा ही रहे, हमारे सेकंड चैनल भी है सफलता वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगर ये देखिए, इस कॉलम को मैं इस कॉलम से सब्सट्रैक्ट करूं, इस कॉलम को मैं इस कॉलम से सब्सट्रैक्ट करूं, तो क्या बी क्यू और वाई कट जाएगा? यस। और मुझे काटने, क्योंकि सिंबल एलिमेंट इसी तरह से होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 के ऊपर प्रोसेस करूंगा। कॉलम 3 के ऊपर मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा रहा हूं। तो देखिए 2 इंटू बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। और देखिए कॉलम क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 से कॉलम 1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए ए प्लस बी में से बी गया तो ए बचा, वैसे P प्लस क्यू में से क्यू गया तो P बचा, और x प्लस वाई में से y गया तो x बचा। तो देखिए इस तरह से हो गया। देखिए APX, और यहां पे क्या आना चाहिए, C R और Z। तो देखिए अब मैं ये वाली प्रोसेस यहां लगा दूंगा तो देखिए A P और X कट जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से मुझे राइट हैंड में चाहिए उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपना जितने भी स्ट्रेटेजी गोठव रहा हूँ, स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ, गुजराती में बोला ही जाए। चलो ठीक है, तो देखते हैं अपने। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 पे प्रोसेस करूंगा। कॉलम 2 पे मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 वाई, क्योंकि मुझे जो आंसर दिया सी आर और जेड, और ये सी आर जेड ए पी और एक्स नहीं, और यहां से अगर मैं घटाऊंगा तो कट जाएंगे। तो देखिए 2 इंटू बी क्यू वाई, और देखने वाले को पता है सी आर जेड ही आएगा, सी आर जेड ए पी एक्स, और यही राइट हैंड साइड है। तो देखिए ये सवाल में हमने स्टार्ट किया डिटर्मिनेंट से और पहुंचे भी डिटर्मिनेंट में। दैट्स हाउ ब्यूटीफुल द डिटर्मिनेंट इज। यानी हर सवाल में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या किया, प्रूव किया, डिटर्मिनेंट का कोई नंबर मिला है एक्स वाई जेड की किसी इक्वेशन, या एक्स इंटू वाई इंटू जेड करके कुछ भी किया हो, बट इस बार डिटर्मिनेंट इज टू डिटर्मिनेंट, दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट is actually equal to this type of determinant, और उसी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये प्रूव किया।
चलिए इस सवाल को आप राइट डाउन कर लीजिए।